हेलो फ्रेंड्स, जून 2025 के लिए हमने पेपर वन के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें 10 की 10 यूनिट्स विद पीवाईक्यूज हैं। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे ज्वाइन करना है? अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में जाके अपनी मोबाइल ऐप SWMG से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रिविजनरी कोर्स रहने वाला है। अगर आप विलिंग हैं तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाऊं भाई? बोलिए, सब रेडी हैं क्वेश्चन करने के लिए? एक बार मुझे यस बोल दीजिए, फिर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर देता हूँ। ये लॉजिकल रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन, और आप, मुझे लगता है कि रिवीजन करके आए हो आप बढ़िया से थ्योरी का, तभी ये क्वेश्चंस कर पाओगे। और ये रिसेंट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। और एक बात और, मैं लेक्चर शुरू होने से पहले बता देता हूँ, जब भी आप प्रैक्टिस सेशन करो तो नोटबुक लेके बैठा करो, पेन कॉपी, जिसमें हो सकता है कोई नया कंसेप्ट सीखने को मिल जाए, कुछ नई चीज़ें, तो वो नोट करते हुए चला करो, ठीक है? तो आपकी स्क्रीन पे है पहला क्वेश्चन ये। अंकित जी, वेरी गुड इवनिंग। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए और आंसर करिए कि इन स्टेटमेंट्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। आपको मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ, फटाफट करिए प्लीज़। सुब्रता मंडल जी, वेरी गुड इवनिंग। चलो, आगे आंसर आप लोगों को। नीलेश जी, वेरी गुड इवनिंग। चलो 10 सेकंड और दे देता हूँ। चलो, ये क्या होगा इसमें? इसमें राइट आंसर थर्ड है, वेरी गुड। इसमें स्टेटमेंट पहला है वो ट्रू है, बट स्टेटमेंट सेकंड है वो फॉल्स है। बिल्कुल सही बात है। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर है, यानी कि इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ठीक है, और कैसे ठीक है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और किस तरह से सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से इस कंसेप्ट को समझना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? टू फॉर्म द contrapositive of a given proposition, we replace its subject term with the complement of its predicate term, and we replace its predicate term with the complement of its subject term। कहने का मतलब है कि किसी दिए गए तर्क वाक्य का प्रति धनात्मक बनाने के लिए, है ना, यानी कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसके जो विषय पद है उसको विधेय पद के पूरक से प्रतिस्थापित करते हैं, और उसके विधेय पद को उसके विषय पद के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। अगर हमें कोई कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाना है तो हम रिप्लेस कर देते हैं सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के साथ। तो ये बिल्कुल सही बात है, मैं एग्जाम्पल से भी आपको समझाऊंगा, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि ऑल कॉन्ट्रापोजिशन आर वैलिड। हम ये नहीं कह सकते कि जो सारे के सारे विपरीत पद है वो वैलिड हैं, वैध है, ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, अभी मैं बात करूंगा। ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहले इनको समझ लो अच्छे से। पहले आराम से समझना, इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं एक एक शब्द आपको समझाऊंगा। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों है? बिकॉज टू फॉर्म द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ ए गिवन प्रोपोजिशन वी रिप्लेस इट्स सब्जेक्ट टर्म विद द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इट्स प्रेडिकेट टर्म। ये इसका ही है, क्योंकि कॉन्ट्रापोजिटिव में हम यही करते हैं कि हम सब्जेक्ट टर्म को बेसिकली प्रेडिकेट टर्म के साथ और प्रेडिकेट टर्म को सब्जेक्ट के टर्म के साथ रिप्लेस करते हैं, और ये एक स्टैंडर्ड लॉजिकल ऑपरेशन है ना, ऐसा होता है ना। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है, ये एग्जाम्पल के साथ आपको समझने की कोशिश करनी है। सेकंड है वो वैलिड, ये कह रहा है कि सारे के सारे जो कॉन्ट्रापोजिशन है वो वैलिड है, ऐसा नहीं है। जैसे एक कॉन्ट्रापोजिटिव प्रोपोजिशन इज वैलिड, एक जो कॉन्ट्रापोजिटिव हमने कोई स्टेटमेंट बनाया है वो वैलिड कब होगा? जब ओरिजिनल प्रोपोजिशन है वो ट्रू है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एक एग्जाम्पल है कि इफ इट इज रेनिंग व्हेन द ग्राउंड इज वेट, कि अगर रेनिंग है तो ग्राउंड है वो गीला होगा। ये एक हमारे पास स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को हमने कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाया। यानी कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे बनेगा?
यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसको हम प्रेडिकेट में बदलेंगे और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के साथ। तो आपको पता है यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे रेनिंग को ग्राउंड वेट से बदलेंगे और ग्राउंड वेट को रेनिंग से बदल देंगे, यही कॉन्ट्रापोजिटिव होता है। तो इस एग्जांपल को देखिए, इफ द ग्राउंड इज नॉट वेट, है ना, देन इट इज नॉट रेनिंग। तो यहाँ पे देखिए उल्टा करा ना हमने, यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में बदल दिया, ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्रापोजिटिव हो गया। लेकिन ये तो बिल्कुल ट्रू है, यहाँ तो वैलिड वाली बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल वैलिड है। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक लिखा कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सारे के सारे जो पक्षी है वो फ्लाई कर सकते हैं, और इसका अगर कॉन्ट्रापोजिटिव बनाएंगे तो वही चेंज करेंगे, हमने बनाया कि ऑल नॉन फ्लाइंग क्रिएचर आर नॉन बर्ड्स, ये बन गया। तो अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रापोजिटिव बना है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है हमारा क्या था कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, वो फॉल्स है। क्यों है, जैसे पेंगुइन है वो बर्ड है लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकता, लेकिन है तो बर्ड ही, क्योंकि जबकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था कह रहा है ऑल बर्ड कैन फ्लाई, ये बेसिकली फॉल्स हो गया। अगर इस तरह से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है जिसको हम बात कर रहे हैं अगर वो गलत हो जाएगा तो हमारा जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो आएगा वो इनवैलिड हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। इसीलिए हमने सेकंड स्टेटमेंट को कहा कि ऑलवेज वैलिड नहीं होता। जैसे ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है ना कि ऑल कॉन्ट्रापोजिशन आर वैलिड, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो वैलिड होगा। ये ऐसे करना है क्वेश्चन। तो समझ में आया, इसको आराम से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है भाई, अरे बोलिए भाई यस और नो। ठीक है, सभी के सभी बोलेंगे तभी तो बात बनेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दिया हुआ है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट आर आइदर इनवैलिड और वैलिड। कह रहा है निगमनात्मक युक्तियां या तो अवैध होती है या वैध होती है। फिर इसका रीजन दिया है कि all deductive argument claim that if the premises are true then the conclusion must be true। इसमें क्या आंसर आएगा, अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया है और आर्ग्यूमेंट को हम बात करते हैं, अगर आपको पता है तीन तरह की बात करते हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव, अबडक्टिव, ये बात करते हैं, और वैलिड और इनवैलिड की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट या आर्ग्यूमेंट के लिए हम हमेशा शब्द यूज करते हैं या तो वैलिड या इनवैलिड, बिल्कुल ठीक बात है। अगर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है या तो वो वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। लेकिन वैलिड कौन सा होगा, ऑल डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्लेम दैट इफ द premises आर ट्रू, अगर premises ट्रू है, ठीक है, देन द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपने देखा है कि और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है तो यहाँ पे एक याद आ गया वो डीजीपी आपको, है ना, जनरल से पर्टिकुलर चलेगा, ये सामान्य से विशेष की तरफ चलेगा। तो ये कह रहा है कि ऑल डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्लेम दैट इफ द premises, यानी कि जो पूर्व पक्ष वाक्य है अगर वो सही है या सच है, ट्रू है, तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। ये आपने जब आर्ग्यूमेंट हम शुरू के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं लॉजिकल रीजनिंग में तो बहुत आराम से पढ़ते हैं। ये सबको याद है क्या, ये याद है, ये बहुत अच्छे से हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जब हम आर्ग्यूमेंट का टॉपिक करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अकॉर्डिंग टू न्याय शास्त्र द ऑब्जेक्ट इज द कॉन्टैक्ट विद द सेंस ऑर्गन थ्रू द डायरेक्ट नॉलेज ऑफ इट्सेल्फ, है ना, विशेष यश और तशेव व्यापसव बाय व्हाट नेम इज दिस इज नॉन। न्यायशास्त्र के अनुसार वस्तु का प्रत्यक्ष स्वयं को पूर्व ज्ञान के माध्यम से इंद्रियों या इंद्रिय के साथ संपर्क में रहता है, इसे किस नाम से जाना जाता है। चलो थ्योरी उसमें सब है रितिका शर्मा मैम, थ्योरी तो कंप्लीट है, उसको मैंने यही तो कहा कि अब एग्जाम के टाइम हमेशा क्या करना है, आपको दो दो लेक्चर पढ़ के आना है थ्योरी के, उसके साथ मैं पिछली बार आप कई दिनों से क्लास में आए हो आई थिंक, है ना, ये तो हमारा पीछे से पहले ही डिसाइड हो चुका है।
ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि थ्योरेटिकल वहाँ पे सब है, आप उसको पढ़िए और मैं इससे नए क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि ये अब ये ज़रूरी चीज़ है। चलो अब क्वेश्चन को करिए। ये क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। इसका राइट आंसर होगा ज्ञान लक्षण। ये ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष, साइड राइट आंसर ये होगा। इस कंसेप्ट को आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रत्यक्षा के बारे में बात करते हैं तब हम बात करते हैं योगज के बारे में भी। इसका राइट आंसर होगा ज्ञान लक्षण प्रत्यक्षा। ये क्या कह रहा है, दोबारा सुनिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्याय शास्त्र द ऑब्जेक्ट इज इन कॉन्टेक्ट विद द सेंस ऑर्गन थ्रू द डायरेक्ट नॉलेज ऑफ इट्स सेल्फ, व्हाट नेम इज दिस नॉन। यानी न्याय शास्त्र के अनुसार वस्तु का प्रत्यक्ष स्वयं को पूर्व ज्ञान के माध्यम से इंद्रियों के साथ संपर्क में रहता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई गंध है, सुगंध है बेसिकली, है ना। उसका आपको कोई सुगंध है पहले से आपने पता है कि यार इस चीज में ऐसी सुगंध आती है। ये आपका पूर्व ज्ञान है, और वो ऑब्जेक्ट आपके संपर्क में आएगा और आप फिर सेंस से उसको सूंघोगे, वापस से उसमें गंध आएगी आपको, तो आप पहचान जाओगे कि ये आपके वो ही चीज़ है। तो ये बेसिकली क्या है, जो पूर्व ज्ञान की वजह से आपने इंद्रियों के साथ उसके संपर्क में आते ही जाना, उसको कहते हैं हम ज्ञान लक्षण, है ना। ज्ञान लक्षणा प्रत्यक्ष याद रखना। जैसे यहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्षा meaning knowledge, characterize perception, is a concept in Indian philosophy, particular in the Nyaya school of thought, that describe perception influenced by prior knowledge. ठीक है। इट्स फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन, अलौकिक प्रत्यक्षा, वेयर वन सेंस ऑर्गन परसीव क्वालिटीज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद इट बट थ्रू द इंटरमीडियरी ऑफ प्रायर नॉलेज, है ना। यानी एक कॉमन एग्जांपल है, जैसे स्मेलिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ सैंडलवुड, जैसे चंदन है, उसकी स्मेल की वो खुशबू है बेसिकली, है ना, फ्रेग्रेंस है, बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज, परस्यूइंग इट्स फ्रेग्रेंस एंड देयरफॉर इट्स अपीयरेंस। अगर आपने ऐसा ही आपके पास ये ऑब्जेक्ट आया कुछ चंदन का बना हुआ या चंदन, तो आपको वापस से वो स्मेल, अच्छा या यही है वो, ये आप पहचान जाओगे, है ना। द सेंट ऑफ सैंडलवुड इज द डायरेक्ट सेंसरी इनपुट, बट द परसेप्शन, जो आपने परसेप्शन दिया, इट इज फ्रेग्रेंट क्वालिटी, इज मेडिएटेड बाय प्रायर नॉलेज ऑफ सैंडलवुड। ठीक है, ये आपको या समझ में आया ये क्या है, मेडिएटेड बाय प्रायर नॉलेज ऑफ सैंडलवुड। ये बात आपको समझ में आ रही है? बताइए कितने लोग हैं जो बिल्कुल रिवाइज करके ही नहीं आए थ्योरेटिकल पार्ट? कितने लोग हैं जो बिल्कुल ही थ्योरेटिकल पार्ट रिवाइज ही करके नहीं आए क्लास में? बताइए कितने लोग हैं जो रिवाइज करके ही नहीं आए? झूठ मत बोलना। आपको मैंने कहा था, मैंने बीच में आपको छुट्टी दी थी कि थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के आना है, तो क्यों नहीं पढ़े आप लोग, क्या कर रहे थे? ये तो बहुत गलत बात है भाई, ऐसे सिलेक्शन कैसे होगा? चलो ये दो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को पढ़िए और आंसर करिए। क्लासिकल इंडियन logician give a psychological account of inferential cognition। शास्त्रीय भारतीय तर्कवेता न्यायिक अनुमानिक संज्ञान का मनोवैज्ञानिक विवरण प्रदान करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यायिक द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इन्फेरेंस रिप्रेजेंट नॉट हाउ वी व्हाट टू इन्फर बट हाउ एज मैटर फैक्ट वी डू इन्फर। क्या आंसर होगा इसका? सोच समझ के आंसर करें, अच्छे से समझे ये क्या कहना चाहता है। बहुत आराम से पढ़ोगे तभी बात समझ में आएगी, क्योंकि कुछ यहाँ पे संस्कृत के वर्ड हैं, तो ध्यान से समझें। किसी को पता है? वेरी गुड सुप्रीता दास जी। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। देखो पहला कह रहा है कि जो क्लासिकल इंडियन लॉजिशियन है, ये एक साइकोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इनफेरेंशियल कॉग्निशन, भारत शास्त्रीय भारतीय तर्कवेता न्यायिक अनुमानिक संज्ञान का
मनोवैज्ञानिक विवरण प्रदान करते हैं। हम अनुमाना या इन्फेरेंस के बारे में बहुत बात करते हैं, अगर आपको ध्यान है इस टॉपिक में, ठीक है, या इस यूनिट में। और अकॉर्डिंग टू न्याय को, द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इन्फेरेंस रिप्रेजेंट नॉट हाउ वी ought to infer but how we as a matter fact we do infer। ये कह रहा है कि जो न्यायिकों के अनुसार अनुमिति की जो तार्किक संरचना है, यह अभ्यवेदित नहीं करती कि कैसे अनुमानित करना चाहिए, बल्कि हम किस तरह वस्तुतः अनुमान लगाते हैं, ये बात करती है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अरे बोलिए, समझ में आई क्या? यस और नो? चलो, नेक्स्ट, पिक द करेक्ट आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉजिक एंड लैंग्वेज। तर्क और भाषा के संदर्भ में सही उत्तर चुनें। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा लॉजिक और लैंग्वेज के संदर्भ में, किसको आप सही मानेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर करना। इसमें आपको पूरा लॉजिक लगाते हुए आंसर करना है। आपको मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लीजिए। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन बी और डी है, सेकंड ऑप्शन सी और ई है, थर्ड ऑप्शन ए और ई है, और लास्ट ऑप्शन है सी और डी। चलो, आया समझ में? वेरी नाइस सुप्रीता दास जी, वेरी नाइस। इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर है, बी और डी इज द राइट आंसर। वेरी नाइस। ये हुई ना बात, पहला ऑप्शन इसका राइट है, बी और डी। ये कह रहा है करेक्ट करना है, लॉजिक एंड लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है, कि इनके कॉन्टेक्स्ट में कौन सा आंसर ठीक है। पहला कह रहा है इमोशनली लैंग्वेज इज एप्रोप्रिएट फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन। आप मुझे एक बात बताइए, इमोशनली जो लैंग्वेज बेसिकली रहती है, इमोशंस जहाँ होगा वहाँ लॉजिकल एक्सप्रेशन आप मानते हो होंगे, जहाँ इमोशंस होंगे, भावनात्मक रूप से रंगीन भाषा तार्किक अभिव्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। क्या इस बात से आप सहमत हैं कि इमोशनल और जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो एक साथ हो सकते हैं? ये संभावना लग रही है आपको? नहीं, क्योंकि जहाँ बेसिकली इमोशंस की बात होगी वहाँ थोड़ा-सा लॉजिकल एक्सप्रेशन भी डगमगा जाता है। बिल्कुल, ये तो हम टीचिंग में भी बात करते हैं, जब हम डोल सेंस की बात करते हैं तब भी। तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। सेकंड कह रहा है ए डिस्प्यूट इज़ ए डिसएग्रीमेंट इन बिलीफ अबाउट फैक्ट। कह रहा है कि जो डिस्प्यूट है इज़ ए डिसएग्रीमेंट इन बिलीफ अबाउट फैक्ट। डिस्प्यूट कब आता है किसी चीज़ के बीच? जब हम कोई फैक्ट में जब कोई फैक्ट हो रहा है और उसमें हम कोई डिसएग्रीमेंट दिखाते हैं, तभी तो हम कहते हैं ना कि यहाँ पे डिस्प्यूट हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि विवाद तथ्य के बारे में विश्वास में असहमति है, बिल्कुल तभी विवाद होगा। तो इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है, ये राइट आंसर है। सी कह रहा है ए क्वेश्चन इज ए फॉर्म ऑफ असर्शन। एक प्रश्न दावे का एक रूप है। क्या आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन करना और एक असर्शन करना एक ही चीज़ है क्या? क्वेश्चनिंग में तो आपसे वो क्वेरी होती है, कुछ जानना चाहता है, असर्शन किसी चीज़ का दावा करना होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक क्वेश्चन इज़ ए फॉर्म ऑफ असर्शन, ऐसा नहीं यूज़ कर सकते कि एक पर्सन अलग चीज़ होती है क्वेश्चन और एक असर्शन अलग चीज़ है। तो एक क्वेश्चन इज़ ए फॉर्म ऑफ असर्शन ऐसा नहीं हो सकता, है ना? दावा और क्वेश्चन करना अलग चीज़ होती है। मैं आपसे कोई चीज़ का क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ, और किसी चीज़ का दावा करना एक डिफरेंट चीज़ है। डी कह रहा है इन एज मच एज इज ए प्रेमिस इंडिकेटर। जितना संभव हो एक आधार सूचक है। बिल्कुल, हम जब बात करते हैं, आपने जब बेसिकली आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, तो प्रेमिसिस जो है, पूर्व पक्ष वाक्य जिसको हम सामान्यतः बोलते हैं, उस पे कंक्लूजन पूरा डिपेंड है। बिल्कुल सही बात है। इन एज मच एज इज ए प्रेमिस इंडिकेटर, बिल्कुल ठीक बात है ना?
बी हो गया, डी हो गया। और सेक जो ई है वो कह रहा है ए सेंटेंस इज डिजायरेबल कंपोनेंट ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट। एक वाक्य तार्किक तर्क का एक वांछनीय घटक है। बेसिकली लॉजिकल आर्गुमेंट हम पढ़ते हैं, सेंटेंस ही एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है वहां पे। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सेंटेंस जो है वो एक डिजायरेबल कंपोनेंट ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी और डी हो गया। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग खुश रहिए, अच्छे से थ्योरेटिकल पार्ट को रिवीजन कीजिए, फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जून 2025 के लिए हमने पेपर वन के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें 10 की 10 यूनिट्स विद PYQs हैं। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे ज्वाइन करना है, अपनी वेबसाइट www.swmg.in या फिर प्ले स्टोर में जाके अपनी मोबाइल ऐप SWMG से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रिविजनरी कोर्स रहने वाला है। अगर आप विलिंग हैं तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।